देखो भाई, बी साइलेंस प्लीज। हमने नॉर्थ इंडिया के 3 रिवर सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिए हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था और सबसे बिगेस्ट रिवर सिस्टम था गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, और एक हमने पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम। तीनों के तीनों रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तीनों भारत की मेजर रिवर हैं जो उत्तर भारत में पानी प्रोवाइड करवाती हैं। आज हम पढ़ेंगे मिडिल इंडिया की, और मिडिल इंडिया के साथ साथ दक्षिण भारत की नदियाँ जिनको हम बोलते हैं पेनिसुला रिवर, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी एरिया है ना वो पेनिसुला कहलाता है। क्या होता है पेनिसुला? पहले भी बताया था मैंने आपको, सतल का ऐसा भाग जो 3 और पानी से घिरा हो वो कहलाता है पेनिसुला। तो अपने इंडिया का जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया की आकृति भी कैसी है भाई? पेनिसुला आकृति है, यानी कि प्रायद्वीपीय आकृति है। और इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो नदियां बहती है ना वो कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स थी ना वो हिमालयी नदियां थी जिनके अंदर ग्लेशियर से पानी आता था, और वो सारी की सारी सदाबहार नदियां थी। जो पेनिसुला रिवर है ये कैसी है भाई? ये मानसूनी नदियां हैं, इनके अंदर बरसात का पानी आता है, यानी कि कुछ नदियों के अंदर पानी जो है रिट्रीट मानसून से आएगा, और कुछ नदियों में पानी वेस्टर्न जो होता है हमारा पश्चिमी और दक्षिणी मानसून होता है, साउथ वेस्टर्न जो मानसून होता है उससे पानी आता है। तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसी नदियां जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, और एक ऐसी नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, क्योंकि 2 तट हैं हमारे पास, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट है। पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी लगती है और पश्चिमी तट के साथ है अरब सागर। यानी कि जो नदियां हैं ना पेनिसुला रिवर्स हैं, या तो वो ईस्टर्न वार्ड होंगी या फिर वो वेस्टर्न वार्ड होंगी, या तो वो पश्चिम की ओर बहेंगी या फिर वो पूर्व की ओर बहेंगी। तो जो ये पेनिसुला रिवर्स हैं इनके अंदर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे भाई। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर वाली नदियां जिनका पानी अरब सागर में गिरता है, और एक है भाई कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनकी, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको? साबरमती रिवर को। एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। सबसे पहले नंबर पे नदी आई भाई साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती का उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होगा भी? हाँ, अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अरावली श्रेणी में भी एक जरगा पहाड़ी पड़ती है उदयपुर में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन के बाद ये कहाँ जाएगी भाई? एमपी से ओरिजिनेट होगी, एमपी से जाएगी ये राजस्थान में। ऐसे इनका फ्लो है, ऐसे इनका फ्लो पश्चिम दिशा की तरफ है राजस्थान, और राजस्थान से कहाँ आ जाएगी ये? राजस्थान से आ जाएगी गुजरात। राजस्थान से कहाँ आ जाएगी? गुजरात। देखिएगा ये नदी जो है, मान लो ये एमपी का एरिया है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, एक बार राजस्थान में गई, और राजस्थान में जाने के बाद कहाँ आ गई? गुजरात में। ये गुजरात है, यहाँ पे राजस्थान है, और ये क्या है? एमपी। ये इसका फ्लो एरिया है। अब ये जो साबरमती है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसके बैंक के ऊपर 2 बड़ी बड़ी सिटीज लोकेटेड है, एक तो है गांधीनगर और एक है अहमदाबाद। क्वेश्चन आता है गांधीनगर और अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पे स्थित है? गांधीनगर और अहमदाबाद। तो लिखिएगा ये जो नदी है ना साबरमती, इसके तट पर एक तो अहमदाबाद, अहमदाबाद और गांधीनगर, गुजरात की दोनों बड़ी सिटी है ये साबरमती के तट पर हैं। साबरमती आश्रम भी कहाँ पे है अभी? साबरमती आश्रम गुजरात में कौन से शहर में है?
अहमदाबाद में। क्वेश्चन आता है साबरमती आश्रम कौन सी नदी के तट पे है? तो साबरमती आश्रम भी साबरमती नदी के तट पे है। नदी के तट पर होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा था? साबरमती आश्रम पड़ा था। साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जो है वो साबरमती आश्रम के संस्थापक थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसी नदी के तट पे है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। और इसके जो संस्थापक थे पेपर में पूछे गए हैं, महात्मा गांधी। ओरिजिन होता है एमपी से और एंड कहां पे होता है नदी का? एंड कहां पे होता है भाई? अरब सागर में, अरब सागर में। अगर अरब सागर ऑप्शन में ना मिले तब मिलेगा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये पार्ट है भाई अरब सागर का ही, ठीक है। ये जो खंबात की खाड़ी है ना, ये किसका पार्ट है? अरब सागर का पार्ट है। देखो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको मैप पे दिखाई देगा, गुजरात का नक्शा कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया है खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये नदियाँ पहले खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है, उसके बाद अरब सागर में इसका पानी जाता है। कई बार ऑप्शन में खंबात की खाड़ी नहीं होता तो क्या मिलेगा? सीधा आपको अरब सागर मिलेगा, क्योंकि खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है? ये अरब सागर का ही पार्ट है। अगली रिवर देखो भी कौन सी आएगी? माही रिवर। माही नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? माही नदी विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत। जगह कौन सी है? एमपी, एमपी, ठीक है। एमपी में विंध्याचल पर्वत से ये नदी ओरिजिनेट होती है। एमपी से कहाँ जाएगी? ये नदी जाएगी एमपी से राजस्थान, राजस्थान से कहाँ जाएगी? गुजरात, और गुजरात से ये नदी गिरेगी अरब सागर के अंदर। ये इसका फ्लो चार्ट है। विंध्याचल पर्वत से नदी ओरिजिनेट हुई, ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ जाएगी? राजस्थान में जाएगी। राजस्थान से एग्जिट करके कहाँ आएगी? ये गुजरात में आएगी। कहाँ आएगी भाई? गुजरात में आएगी। और फिर इसका एंड कहाँ पे होगा? तो एंड होगा अरब सागर में, अरब सागर में इसका एंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नदी से बनता है, क्योंकि ये नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई। एक बार जब ये राजस्थान में एंटर करती है तब, और एक बार जब राजस्थान से एग्जिट करती है तब। तो एंटर एंड एग्जिट पॉइंट इन राजस्थान, दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी ये पॉइंट, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काटती कहाँ पे काटती है? ध्यान रखना, राजस्थान में। राजस्थान में एंट्री पॉइंट पे और एक एग्जिट पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये कट करती है, ठीक है। और कहाँ गिरेगी? अरब सागर में ये गिर जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी आता है, 3 रेखाएं भी हमने पढ़ी हैं पहले भी, रेखाएं 3 मेजर रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। इन तीनों रेखाओं को कोई ना कोई नदी 2 बार कट करती है और तीनों पेपर के अंदर पूछी जाती है। कर्क रेखा अगर आपसे पूछे तो कर्क रेखा को कौन सी नदी कट करती है? माही नदी। कर्क रेखा के समानांतर ही एक और रेखा है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है, मकर रेखा, मकर रेखा। इस मकर रेखा को 2 बार कट कौन सी करेगी? और एक रेखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। इसको कौन सी नदी 2 बार कट करती है? पेपर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, किसी को पता? भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी रिवर काटती है और मकर रेखा को 2 बार कौन सी रिवर काटती है? क्या?
इंडिया की नहीं है, इंडिया में तो है ही नहीं है, इंडिया में तो कर्क रेखा बस। देखो भाई, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो रिवर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो रिवर, कांगो नदी, ठीक है। तीनों नदियां याद रखनी है। माही नदी किसको काटेगी? कर्क रेखा को। कांगो नदी किसको काटेगी? भूमध्य रेखा को। लिम्पोपो रिवर किसको काटेगी? मकर रेखा को 2 बार काटेगी। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगली रिवर देखिएगा, लूनी नदी। इसका उद्गम होता है अजमेर से, अजमेर से, और किसके पार्ट से होता है? अरावली के पार्ट से। अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है। इसको उद्गम स्थान पर नोन एज सारास्वती रिवर, उद्गम पॉइंट पे इसको किस नाम से जानते हैं? सारास्वती के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये 2 नदियां ओरिजिनेट होती है, एक पुष्कर हिल से और एक अरावली से, एक पुष्कर हिल से और एक अरावली से। ये अरावली पर्वत है, यहाँ से एक नदी आई सारास्वती, और ये पुष्कर हिल है, यहाँ से एक नदी आई सारामती, सारामती और सारास्वती, सारास्वती, ये 2 रिवर्स हैं। ये दोनों रिवर एक जगह पे आके एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं। जगह का नाम है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ जगह राजस्थान में पड़ती है। यहाँ से आगे इसका नाम पड़ेगा लूनी रिवर, लूनी नदी। इसका नाम लूनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस रिवर का जो पानी है ना वो सलाइन है, खारा पानी होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा भाई? लूनी पड़ा। तो ये कैसे पानी की नदी है भाई? सलाइन वाटर रिवर है, खारे पानी की नदी है। और ये अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही, अंतर्वाही को बोलते हैं इनलैंड, यानी कि ऐसी नदी जो अपना अंत कहीं पे नहीं करती, वो धरती के अंदर ही समा जाती है। रीजन क्या है? एक तो इस नदी के अंदर पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम होने के साथ साथ ये डेजर्टेड एरिया से बहती है, और जिस डेजर्ट से बहती है ना उस डेजर्ट का नाम है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो रेतीला भाग है ना, वो रेतीली मिट्टी इसके सारे के सारे पानी को सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण नदी का पानी खत्म हो जाता है। यानी कि ये थार डेजर्ट का पार्ट है कच्छ का रण, ठीक है। थार डेजर्ट का पार्ट है कौन सा भाई? कच्छ का रण। कच्छ का रण जो जगह पड़ती है ना गुजरात में, वहां पे जाके क्या हो जाती है? इनलैंड हो जाती है, धरती के अंदर समा जाती है। यानी कि कच्छ के रण तक जाते जाते नदी का सारा पानी खत्म हो जाता है। तो इसका कहीं भी एंड नहीं होता, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और जिसका एंड नहीं होगा ना उसको बोला जाता है इनलैंड रिवर, इनलैंड रिवर, ठीक है। और कहाँ पे जाके इनलैंड होती है? ये कच्छ के रण में, ठीक है। लिखेंगे कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है? इनलैंड हो जाती है, वहां पे जाके इसका सारा पानी खत्म हो जाता है। और ये अंतर्वाही नदी है। इनलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अंतर्वाही, अंतर्वाही नदी बोलते हैं। और ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अपने भारत की एकमात्र इनलैंड रिवर है ये लूनी रिवर, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? इसका ओरिजिन होता है सारास्वती के रूप में, सारास्वती के रूप में अजमेर से इसका उद्गम होता है। फिर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है सारामती, और दोनों गोविंदगढ़ नामक जगह पे एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। वहां से आगे इसका नाम क्या पड़ेगा? लूनी रिवर इसका नाम पड़ेगा। सलाइन वाटर है इसका, इसलिए नाम पड़ा लूनी रिवर। ये भारत की एकमात्र इनलैंड रिवर है जो कच्छ के रण में आके अपने आप को समाप्त कर लेती है।
क्लियर है इतना सा। उसके बाद देखो भाई, नर्मदा रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है भाई, नर्मदा नदी। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? हाँ, अमरकंटक पर्वत से। हाइट कितनी बताई थी अमरकंटक की? अमरकंटक की हाइट, अमरकंटक पर्वत की हाइट कितनी बताई थी? नहीं पता, भूल गए? कितनी है? 1048 मीटर। 1048 मीटर इसकी हाइट है। किसका पार्ट है अमरकंटक है? हाँ, मैकाल श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, जो कि पार्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। उसके बाद देखो भाई, नर्मदा नदी का अमरकंटक से ओरिजिन होता है। अमरकंटक से 3 नदियां ओरिजिनेट होती हैं। ये अमरकंटक हिल है और यहाँ से 3 नदियां ओरिजिनेट होती हैं। एक नदी इसके इस साइड से ओरिजिनेट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, एक नदी इस साइड से ओरिजिनेट होकर ऐसे आएगी, और एक नदी इस साइड से ओरिजिनेट होकर इसके पैरेलल आएगी। ठीक है, 3 मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? ये कौन कौन सी हैं भाई? ये रिवर है नर्मदा, ये रिवर कौन सी है? ताप्ती, और ये रिवर कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी गंगा की एकमात्र ट्रिब्यूटरी जो साउथ से ओरिजिनेट होके नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, उसका नाम है सोन रिवर। कहाँ पे जाके गंगा को ज्वाइन कर रही थी ये? पटना, बिहार के अंदर जाके गंगा को ज्वाइन कर रही थी। पढ़ाया तो था। अब देखिएगा भाई, अमरकंटक से नर्मदा नदी ओरिजिनेट हुई। ये एरिया किसका है? ये एरिया है एमपी का। किसका है भाई? एमपी का। एटलीस्ट कहाँ आ गई है? गुजरात। और गुजरात से आके इसका एंड कहाँ पे होगा? इसका एंड होता है अरब सागर में। अरब सागर में। अगर अरब सागर ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन में मिलेगा खंबात की खाड़ी। क्या मिलेगा भाई? खंबात की खाड़ी मिलेगा। अब देखिएगा, ये जो नदी है ना, इसकी लेंथ कितनी है? नर्मदा की लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। ठीक है, और ये एक ऐसी नदी है जो डेल्टे का फॉर्मेशन नहीं करती, और जो नदी डेल्टे का फॉर्मेशन नहीं करती ना, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। लिखिएगा, क्या लिखोगे? डेल्टे का फॉर्मेशन नहीं करती, डेल्टा नहीं बनाती है ये नदी। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाती ना, वो क्या बनाएगी? एस्चुरी। एस्चुरी को बोलते हैं जवारंद मुख। जवारंद मुख बनाती है। क्या होता है एस्चुरी? एस्चुरी या ज्वारंद मुख होता क्या है? देखो भाई, एक रिवर ऐसी होती है जो सतल के समतल भाग से बहती है, और जो नदी सतल के समतल भाग से बहेगी ना, वो अपने साथ सारे के सारे सेडिमेंट, सारे के सारे अवसादों को बहा करे ले जाएगी। अब अपने साथ बहा के ले जाएगी ना, समुद्र ने उनको अधिकार नहीं दिया है अपने अंदर गिराने का। वो नदी उस सारे के सारे अवसादों को समुद्र में गिरने से पहले एंड पॉइंट पे डिपॉजिट कर देती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, और एक नदी ऐसी होती है जो घाटियों से बहती है। किससे बहती है भाई? घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली से बहती है। और रिफ्ट वैली से जो नदी बहती है ना, वो सारे के सारे अवसादों को रिफ्ट वैली के अंदर डिपॉजिट करते हुए चलती है। जब वो सारे के सारे अवसादों को रिफ्ट वैली में डिपॉजिट कर देगी, तो उसका जो एंड पॉइंट होगा ना, वो बिल्कुल एकदम क्लीन होगा, साफ सुथरा होगा। और उस साफ सुथरे अंत को, साफ सुथरे मुहाने को क्या बोलते हैं? एस्चुरी यानी कि ज्वारंद मुख बोलते हैं। देखो, जो ये नदी है ना, मान लो ये एक ही नदी है। ठीक है, ये एक ही नदी है, यहाँ पे बना देते हैं अलग से। ये कोई नदी है,
इसका जो तल होगा ना वो ऐसे मिलेगा। और ये जो गड्ढे से दिखाई देते हैं ना, ये होते हैं रिफ्ट वैली। क्या होती है ये? रिफ्ट वैली। नदी के तल के अंदर बड़े बड़े गड्ढे होना क्या कहलाएगा? रिफ्ट वैली कहलाएगा। और इस नदी के अंदर ये बहुत सारे अवसाद हैं भाई, ये बहुत सारे अवसाद हैं, पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, कंक्रीट हैं। तो क्या करेगी ये नदी? इन गड्ढों में इसको डिपॉजिट कर देगी। यहाँ से जो बचे उनको यहाँ डिपॉजिट कर देगी, यहाँ से जो बचे उनको अगले गड्ढे में डिपॉजिट कर देगी। तो ऐसे डिपॉजिट करते हुए ये चलती रहती है। ऐसे डिपॉजिट करेगी तो जब इसका एंड पॉइंट होगा ना, वहाँ तक जाते जाते सारे अवसाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, या फिर नाम मात्र अवसाद बचेंगे। और नाम मात्र अवसाद होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे तो एंड पॉइंट कैसा होगा? बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन एंड पॉइंट होगा। उसी को कहा जाता है एस्चुरी। क्या कहा जाएगा? एस्चुरी। और जो नदी इन सारे अवसादों को बहा कर ले जाती है तो क्या करेगी? यहाँ पे डिपॉजिट करेगी और यहाँ पे डिपॉजिट करेगी। तो ये क्या बन जाता है फिर? ये डेल्टा बन जाता है। क्या बन जाएगा? डेल्टा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ज्वारंत मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। फ्लो चार्ट क्या इसका? एमपी और गुजरात, एमपी और गुजरात है भाई। अब देखो और क्या क्या याद रखना है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तवा, हिरण, बरगी और एक रिवर है शक्कर। खाने वाली शक्कर नहीं, नदी का नाम है ये, ठीक है। ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदियां हैं। इसी नदी के ऊपर क्या है भाई? एक डैम है। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये डैम बनाया गया है नर्मदा नदी के ऊपर। और नर्मदा नदी के ऊपर कौन से स्टेट में बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर। कहाँ बनाया गया है ये? गुजरात में बनाया गया है। कब बना था ये डैम? 19 नहीं भाई, ये तो बहुत लास्ट में बना था। अच्छा इसकी खासियत बताओ, स्टोरी फिर मैं बताती हूँ आपको। हाँ, आज के टाइम में भारत का ऊंचा नहीं, बड़ा, ऊंचा नहीं बोल सकते आप, बड़ा बोलोगे। बड़े का मतलब है कि इसके अंदर जो पानी स्टोर किया जाता है ना, वो पानी सबसे ज़्यादा है और उससे सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। आज के टाइम में यहाँ से 1480 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और बिजली प्रोडक्शन के रैंक के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा डैम है आज के टाइम पे। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा है। किसके आधार पे? बिजली प्रोडक्शन और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे। बड़ा किसके आधार पे होता है? कैपेसिटी के आधार पे होता है। तो इसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा डैम है आज के टाइम पे। ऊंचा टिहरी आएगा, ऊंचा नहीं कह सकते आप इसको। सबसे बड़ा बांध है ये अपने भारत का, सबसे बड़ा बांध है। देखो भाई, इस बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था ना, वो किस पर्पज से हुआ था? ये जो गुजरात और राजस्थान, गुजरात के साथ साथ एमपी का जो एरिया गुजरात के साथ लगता है, एमपी का जो एरिया गुजरात के साथ लगता है, वो एरिया और पूरा का पूरा गुजरात का एरिया जो कच्छ के रण से सटा हुआ है, वो एक ड्रॉट एरिया है, एक सूखा क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या प्लानिंग थी शुरू में प्लानिंग ये थी कि गुजरात और एमपी के ड्रॉट एरिया में सिंचाई करने के लिए एक डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। ये बात थी कब की? 1981 की। और 1981 में इस डैम का प्रोजेक्ट पास किया गया। उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आसपास के 190 गांव खाली करवा लिए, ठीक है। आसपास के 190 गांव को क्या करवा लिया? खाली करवा लिया। और उनको मतलब बदले में होता है ना भी, पैसे देंगे या रिहेबिलाइजेशन देंगे, जो भी देंगे, उसमें जो शर्तें रखी गई थी, जो नियम रखे गए थे प्रोजेक्ट के, जो मतलब उसका एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि इन 190 गांव के लोगों को सरकार जो है गवर्नमेंट रिहेबिलाइजेशन प्रोवाइड करवाएगी। रिहेबिलाइजेशन होता है शरणार्थी गृह, यानी कि जब तक इनके प्रॉपर तरीके से फ्लैट या मकान बनाकर सरकार नहीं देती, तब तक इन लोगों को गवर्नमेंट अपनी तरफ से रिहेबिलाइजेशन देगी, शरणार्थ गृह का
मतलब बंदोबस्त करके देगी। हुआ क्या भाई, लगातार 3-4 साल ऐसे ही निकल गए, लोग घरों से बेघर हो गए, बेघर होकर वो झोपड़ियों में रह रहे थे, ठीक है। तभी उन लोगों की भीड़ में से एक पर्सनैलिटी आगे आती है, नाम था मेघा पाटेकर। क्या नाम था? मेघा पाटेकर। तो एक आंदोलन चलाया था यहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, हेल्ड बाय मेघा पाटेकर। और ये आंदोलन कब चला था? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया था? बताओ शाबाश। पहले भी बताया हुआ है, 1900 नहीं, बताओ शाबाश। नोट्स में नहीं लिख रखा? क्या लिख रखा है? 85 में। कब चला था? 85-86 में चला था। सुनो एक बार, 85-86 के अंदर आंदोलन चला था और 89 तक जाके वो खत्म हुआ था। 3-4 सालों तक आंदोलन चला था लगातार, ठीक है। आपसे क्या पूछेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो चलाने वाले थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मेघा पाटेकर द्वारा। मेघा पाटेकर द्वारा इसको चलाया गया था। कब चला था? ये चला था 1985-86 में। 1985-86 में चला और ये 1989 तक चला था। 1989 तक ये आंदोलन चला था। इसके बाद यहाँ पे जो लोग थे ना, उन लोगों को शरणार्थ गृह प्रोवाइड करवाए गए और इसकी नींव रखी गई। इसका जो कंस्ट्रक्शन कार्य है वो 2015-16 में बनके तैयार हुआ, ख़त्म हुआ। यानी कि ये जो प्रॉपर तरीके से बना था ना, कब बना था? 2015 और 16 में ये बनकर तैयार हो गया था। 16 में इसका उद्घाटन करने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो 2016 में इसका उद्घाटन किया गया। 2016 में उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन इसका 3-4 बार हुआ था भाई, ठीक है। पहले भी इसका 2-3 बार उद्घाटन हुआ था, नींव रखी उस टाइम पे। और इसको संचालन का जो उद्घाटन हुआ था ना, वो कब हुआ? 2016 में इसका संचालन उद्घाटन हुआ था, यानी कि उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से चालू कर दिया गया था। अब देखो यहाँ पे इस सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा नदी के तट पे रखी गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यहाँ पे रखा गया। किसकी प्रतिमा है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? हाँ, एकता का सिंबल बोलते हैं इसको, एकता का सिंबल बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिसको कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। क्या कहा जाता है इसको? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, भारत का लौह पुरुष। कितनी हाइट है इस स्टैचू की? 182 मीटर। 182 मीटर इस प्रतिमा की हाइट है और ये विश्व की सबसे हाईएस्ट प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होने का गौरव कौन सी प्रतिमा को मिला है भाई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मिला है। जो किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये रिवर है ना, नर्मदा रिवर, इसके ऊपर एक जलप्रपात भी है। इसके ऊपर क्या भी एक है? जलप्रपात भी है। क्या नाम है उसका? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। एमपी के भेड़ा घाट एक जगह पड़ती है, एमपी में भेड़ा घाट, उस भेड़ा घाट जगह पे पड़ता है ये जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर के ऊपर। एक कपिल धारा भी है, एक जलप्रपात कपिल धारा भी है। इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं झरना। उसके बाद देखिएगा भाई, अगली जो रिवर है उसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी। हाइट से पानी का गिरना, ठीक है,
हाइट से पानी का गिरना क्या कहलाता है? जलप्रपात, वाटरफॉल या फिर झरना कहलाता है। देखो ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन के यहाँ से कोई नदी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, इस माउंटेन के यहाँ से कोई नदी ओरिजिनेट हो रही है, तो ये नदी क्या करेगी भाई? ये नदी धीरे 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 इस माउंटेन को काटना स्टार्ट कर देगी। यानी कि ये माउंटेन यहाँ से कटते 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 ऐसे कट जाएगा, ठीक है। और ये जो जगह बन गई ना, फिर यहाँ से पानी डायरेक्ट नीचे गिरेगा, यहाँ से पानी जो है डायरेक्ट नीचे गिरेगा, और इस हाइट से पानी का डायरेक्ट नीचे गिरना क्या कहलाता है? झरना, वाटरफॉल या फिर जलप्रपात कहलाता है। उसके बाद देखो भी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से ओरिजिन होता है इसका, अमरकंटक पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद देखो भाई, अमरकंटक से ओरिजिन होने के बाद कहाँ जाएगी ये जगह पड़ती है एमपी में, एमपी से जाएगी गुजरात, और गुजरात के बाद इसका हो जाएगा एंड कहाँ पे होगा? तो इस रिवर का एंड भी अरब सागर में होता है, अरब सागर के अंदर इसका एंड होता है। अगर ऑप्शन में अरब सागर ना मिले तो क्या मिलेगा? खंबात की खाड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? खंबात की खाड़ी मिलेगा। अब देखो भाई, ये जो नदी है ना, ये नर्मदा के समानांतर बहती है, नर्मदा के समानांतर बहती है। नर्मदा के समानांतर बहती है। क्वेश्चन आता है, ताप्ती रिवर किसके समानांतर बहती है? ताप्ती रिवर किसके समानांतर बहती है? तो ये नर्मदा रिवर के समानांतर, उसके पैरेलल बहती है। सेम फ्लो चार्ट है दोनों का। तो ये भी क्या बनाएगी भाई? ये भी एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है ये? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ऐसे ये श्रेणियाँ, ये अमरकंटक रेंज है, यहाँ से नदी ओरिजिनेट हुई नर्मदा, और इसके साउथ से नदी ओरिजिनेट हुई कौन सी? ताप्ती। एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, दोनों की सेम लंबाई है, दोनों का सेम ओरिजिन पॉइंट है, और सेम ही क्या पड़ती है इनकी? लगभग लंबाई भी दोनों की सेम पड़ती है, और एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, ताप्ती रिवर कौन सी रिवर के पैरेलल बहती है? तो ये नर्मदा रिवर के पैरेलल बहती है, उसके दक्षिण में है, ठीक है। कौन सी नदी के दक्षिण में है ये? नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ताप्ती नदी पे कौन सा डैम है? ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? याद रखिएगा, इस नदी के ऊपर उकाई बांध है, उकाई बांध, उकाई बांध है इसके ऊपर। ताप्ती से नीचे नदी आएगी गोदावरी, गोदावरी। अब ये जो नदियाँ ना, अभी जो गोदावरी से शुरू हो गई, ये सारी की सारी नदियाँ ईस्टर्न वोर्ड हैं। क्या ये? ईस्टर्न वोर्ड। देखो है क्या, ये साउथ इंडिया है, ऊपर की नदी हमने पढ़ ली, नर्मदा ताप्ती सारी इस साइड आ रही थी। अब यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होगी, नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी के बाद नदी ओरिजिनेट होगी कृष्णा, कृष्णा के बाद नदी ओरिजिनेट होगी कौन सी? कावेरी। कावेरी के बाद नदी ओरिजिनेट होगी पेरियार, पेरियार के बाद नदी ओरिजिनेट होगी वैगई, और वैगई के बाद एक और नदी ओरिजिनेट होती है यहाँ पे वरुशनाथ पहाड़ी से, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ यहाँ से आएंगी, ब्राह्मणी नदी, श्रवण रेखा, दामोदर, महानदी, कुछ नदियां ऐसे आएंगी। तो सारी की सारी कौन सी दिशा में बह रही हैं? पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं। सबका अंत कहाँ पे हो रहा है अभी? बंगाल की खाड़ी में इनका अंत हो रहा है, और बंगाल की खाड़ी में अंत हो रहा है तो क्या होगी ये? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कहलाएंगी। एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। सबसे पहले कौन सी नदी आई? गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होगा? त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबकम या त्र्यंबक पहाड़ी से बोल सकते हो आप, पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ पड़ती है पहाड़ी? नासिक में,
और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में। फ्लो चार्ट क्या है इसका? महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुई, महाराष्ट्र से कहाँ जाएगी ये नदी? तेलंगाना। देखो भाई, महाराष्ट्र से थोड़ी सी टच करती है कर्नाटक को, कर्नाटक से कहाँ जाएगी? दोबारा एमपी में जाएगी, एमपी से जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से जाती है तेलंगाना, तेलंगाना और तेलंगाना से जाती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जाके इसका हो जाता है एंड, और एंड कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। इस नदी की लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखनी है आपको। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी है इसलिए कहलाती है ये गंगा ऑफ साउथ, गंगा, या कहीं पे मिलेगा ओल्ड गंगा, ओल्ड गंगा ऑफ साउथ, ओल्ड गंगा ऑफ साउथ इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किस लिए कहते हैं? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी प्रकार ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, इसलिए कहा गया इसको दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा। इसी नदी के किनारे नासिक के अंदर, इसी नदी के किनारे नासिक के अंदर क्या है भाई? महाकालेश्वर मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है भाई। और इस महाकालेश्वर मंदिर में क्या लगता है? तो यहाँ पे लगता है कुंभ मेला, कुंभ का मेला लगता है। 4 जगह पे बताया था भारत में कौन कौन सी जगह है? उत्तराखंड, यूपी, एमपी और एक महाराष्ट्र। एमपी में लगता है शिप्रा नदी के तट पे उज्जैन शहर में, महाराष्ट्र में लगता है नासिक के अंदर गोदावरी नदी के तट पे, उत्तराखंड में लगता है अलकनंदा नदी के तट पे, और यूपी में कहाँ लगता है? प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम के ऊपर। उसके बाद देखो भाई, फ्लो चार्ट चल गया पता? हाइट लंबाई ज़्यादा होने के कारण क्या, ये दक्षिण भारत की ओल्ड गंगा इसको कहा जाता है। इसके तट पे क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। सहायक नदियां कौन सी हैं इसकी? ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं भाई? लिखेंगे, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा और एक इंद्रावती। इंद्रावती इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इंद्रावती क्या है भाई? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती है। इंद्रावती मिलने के बाद ये नदी जो है ना 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है। एक स्ट्रीम का नाम है वशिष्ठ धारा और एक का नाम है गोमती। वशिष्ठ धारा और गोमती 2 धाराओं के रूप में इस नदी का एंड होता है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। देखो ये गोदावरी है, यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट कौन सा बना? गोमती, ये गोमती है, और ये क्या है? वशिष्ठ धारा। वशिष्ठ धारा 2 स्ट्रीम में इसका एंड होता है। यहाँ पे आती है इंद्रावती। कौन सी है ये? हाँ, इंद्रावती। यहाँ पे वेनगंगा, पेनगंगा दोनों मिलके यहाँ पे प्राणहिता के नाम से इसके अंदर मिलेंगी। यहाँ से मंजीरा नदी
महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है मंजीरा, ये इसको ज्वाइन करेगी। यहाँ पे पूर्णा नदी इसको ज्वाइन करेगी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या इसकी ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी? सबसे पहले पूर्णा, पूर्णा के बाद प्राणहिता। प्राणहिता दो नदियों के संगम से बनी है। यह है वेनगंगा, यह है पेनगंगा, और यह यहाँ पे क्या कहलाएगी? प्राणहिता कहलाएगी। प्राणहिता से पहले एक और ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, नाम है मंजीरा। और सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इंद्रावती, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट भी है। उसके बाद ये दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है, एक गोमती और एक वशिष्ठ धारा। दोनों का एंड कहाँ पे होगा? बंगाल की खाड़ी में दोनों का एंड होता है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना ट्रिब्यूटरी से, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गोमती की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो उसका नाम है इंद्रावती। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज को भी याद रख सकते हो। बाकी HSSC के अंदर ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक है, यही पूछेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी है, कौन सी जगह पे इसके तट पे कुंभ का फेर लगता है, और इसकी लंबाई कितनी है। ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। आया यहाँ तक समझ में? आगे की रिवर्स को कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई।